हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मनी एंड बैंकिंग जिनके पास भी सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट को। तो सब्जेक्ट सेम है, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट या फिर मनी एंड बैंकिंग, जिसको हम इस सीरीज से डिस्कस करने वाले हैं। और ये होगी इस सीरीज की और लेसन नंबर 1 की पहली वीडियो, जहां पे हम ये समझेंगे कि इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो लेसन नंबर 1 हमारे पास यूनिट नंबर 1 में क्या है, मनी क्या होता है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मनी, रोकड़ा, रुपया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और ये हमारी कैसे हेल्प करता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मनी। हमें समझना पड़ेगा मनी का कंसेप्ट। अगर मैं आपको मनी का कंसेप्ट समझाने चाहूँ तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मनी की ना हर एक टाइम पे अलग अलग प्रकार रही है या फिर अलग अलग तरीके से हम देखते हैं मनी को। जब मैं बात करता हूँ आज के टाइम की, यानी कि प्रेजेंट टाइम की, तो आजकल हम डिजिटल मनी यूज कर रहे हैं। थोड़े टाइम पहले जाएंगे, है ना, कोविड-19 से पहले तो हम क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे वहां पे करेंसी या फिर कॉइन्स, है ना, वो सब यूज करते थे उस टाइम पे, नोट वगैरह। थोड़ा सा अगर हम और पास्ट में जाए, थोड़ा सा और पीछे जाए, जब राजा महाराजा का टाइम था, उस टाइम पे वो होते थे सोने की सिक्के, चांदी के सिक्के, मेटल्स कॉइन जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो मेटल के सिक्के उस टाइम पे होते थे। अगर हम उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाए तो सबसे बेकार सिस्टम था उस टाइम पे, जिसको हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। यानी कि एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि मनी की अलग अलग फॉर्म में सबसे घटिया फॉर्म रही है बार्टर सिस्टम के अंदर। क्योंकि बार्टर सिस्टम का मतलब पता है क्या था, कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे लोग कोई भी ट्रेड करने के लिए आपस में गुड्स को और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, और जिसकी बहुत सी लिमिटेशंस थी जिसको हम डिस्कस करने भी वाले हैं। और उसी की वजह से मनी की खोज की गई। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत बार्टर सिस्टम की क्या थी, कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए। अब बात है भैया, इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास गेहूं है, मैं एक फार्मर हूं और मुझे चावल उगाने हैं, ठीक है, मुझे चावल चाहिए, गेहूं है और चावल उगाने के लिए चावल तो चाहिए। तो मेरे पास गेहूं है, मेरे को चावल चाहिए। अब मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, उसे गेहूं की जरूरत भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो मुझसे गेहूं लेगा और मैं उससे चावल ले पाऊंगा। हाँ, इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जब हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। और वहां पे सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि आपको हमेशा एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए और उसको वो चीज चाहिए जो आपके पास है, वरना हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से मनी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन आज का दौर क्या है, आजकल अगर हमारे पास पैसा है, हमें कोई भी गुड्स खरीदने हैं, हमें कोई भी सर्विस खरीदनी है, हम मार्केट में जाते हैं, खरीद के ले आते हैं। यानी कि मनी ने हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम सोल्व कर दिया। वो क्या, बाय करना और सेल करना, वो काफी इजी कर दिया। तो इसलिए हम मनी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और अगर मैं मनी को डिफाइन करूं तो मनी क्या है, इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि सबसे प्राइमरी काम जो है पैसे का, वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करना गुड्स को और सर्विसेज को इजी कर दिया मनी ने। अब किसी भी गुड्स की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, जिससे आप क्या कर सको, ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज करो। आपके पास पैसा है, आपको जो उनसे गुड्स खरीदने हैं, जो इन सर्विस खरीदनी है, हम उस जगह में जाएंगे और उस गुड्स को या फिर वहां की सर्विस का फायदा उठा सकते हैं।
तो ये तो हो गया पहला कंसेप्ट और पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मनी। तो हमने मनी को समझा सबसे पहले, बाकी तो ये और बात करेंगे। मनी सिर्फ इतना ही नहीं है, मनी और भी बहुत बड़े लेवल पे है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मनी। हमें मनी के फंक्शन समझने पड़ेंगे, जिसको हम आज की वीडियो में बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करने वाले हैं कि मनी को हम किस किस तरीके से प्रयोग में लेके आते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लोर द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। हमें देखना पड़ेगा कि मनी सप्लाई मेजरमेंट किस तरीके से की जाती है, कि मनी सप्लाई की मेजरमेंट किस प्रकार से की जाती है। अब कईयों को मनी सप्लाई का मतलब भी नहीं पता होगा। अरे मार्केट में हमेशा एक मनी की सप्लाई होती है ना। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द पैसा घूम रहा होता है, उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, मनी की सप्लाई बोलते हैं। तो मनी की सप्लाई कम होगी तब भी इकोनॉमी में दिक्कतें आएंगी, और मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई तब भी इकोनॉमी में दिक्कतें आएंगी। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम मनी सप्लाई को मेजर करना सीखने वाले हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, एनालाइज द मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई। हमें फिर वो मेथड भी समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से मनी सप्लाई को कंप्यूट कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एग्जामिन थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन, और फिर हम वो थ्योरीज पढ़ेंगे जो मनी सप्लाई को डिटरमाइन करने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये बने हमारे ये 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर डिस्कस करने होंगे। अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहले समझते हैं बार्टर सिस्टम को। तो बार्टर सिस्टम एक बहुत ही पुराना सिस्टम था, जहां पे हम हमेशा गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हुए आए हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लो कि भाई किसी के पास गधा हो, चलो हमने और एग्जांपल की बहुत बात कर ली। मान लो किसी के पास गधा हो, अब किसी के पास गधा है भाई की, मान थोड़ा और से समझते हैं इस चीज को। मान लो एक राम नाम का पर्सन है, ठीक है, राम नाम तो थोड़ा है ना, ठीक है, या फिर कोई भी नाम ले लो, आपका जो मन करे, ABCD जो मर्जी नाम ले लो, ठीक है। हमने कोई ए नाम ले लिया यहाँ पे एक पर्सन का। अब जो ये ए पर्सन है, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास है एक गधा, है ना, डोंकी है भाई के पास, ठीक है। अब इसको जरूरत किसकी है, इसकी हो गई शादी, है ना, मतलब शादी होने वाली है, इसका हो गया रिश्ता पक्का, ठीक है। अब भाई बोला यार मैं गधे को यूज करके कैसे जाऊंगा शादी करने के लिए, हमें तो घोड़े की जरूरत पड़ेगी, घोड़े की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो भाई बोला कि भाई मैं किसी पर्सन को ढूंढता हूं जिसके पास क्या हो, घोड़ा हो, ठीक है। कैसा लगेगा ना। अब भाई के पास गधा है, गधे के ऊपर गधा ही जा रहा है शादी करने के लिए, तो बिल्कुल बेकार लगेगा। तो भाई बोल रहा है कि नहीं, इससे काम तो नहीं चलने वाला मेरा, तो मेरे को तो जाना पड़ेगा, मेरे को कोई ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या हो, घोड़ा हो, ठीक है, ताकि जिसके ऊपर मैं बैठ के शादी के लिए जा पाऊँ, ठीक है। तो भाई ने देखा कि बी के पास है, तो भाई गया बी के पास, ठीक है। पर इस बी ने बोला कि भाई तेरे पास क्या है, तो उसने बोला मेरे पास तो गधा है। अब जब तक बी को गधे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बी भाई घोड़ा क्यों बेचेगा, है ना। तो बी बोला अरे ये भी इसके जैसा ही नमूना, इसको बोला मेरे को तो गधे की जरूरत है सही में, तो बस मेरे को तो काम करवाना है अपना। तो ए ने बोला ठीक है भाई तू मेरा गधा ले जा, मैं तेरा घोड़ा ले लेता हूँ, मेरा भी काम भी हो गया, तेरा काम भी हो गया। इसी को बोलते थे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम, ठीक है। उम्मीद है आपको बार्टर सिस्टम का इंट्रो तो समझ में आ चुका है। तो बार्टर सिस्टम देखो ये रहा, इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है ऑफ ट्रेड, किस चीज का, ट्रेड का, वेयर गुड्स वर एक्सचेंज्ड डायरेक्टली, जहां पे गुड्स एक्सचेंज होते हैं किससे, अदर गुड्स, दूसरे गुड्स से, विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना मनी को यूज किए हुए, एज एन इंटरमीडियरी, मतलब हम मनी को यहाँ पे एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं करते हैं। In this type of economy known as a barter CC economy, मतलब इसको बोलते हैं commodity economy, commodity for commodity, कि हम commodity के बदले commodity ही एक्सचेंज करने वाले हैं, ऐसी इकोनॉमी। पीपल ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली, और जहाँ पे लोग जो हैं वो गुड्स को और सर्विस को डायरेक्टली ट्रेड करते थे। लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी बहुत सी लिमिटेशंस थी, अब वो डिस्कस करते हैं। जिसमें से पहली लिमिटेशन और सबसे बड़ी लिमिटेशन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब बात है इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसी ट्रांजैक्शन को देखो, इसके पास क्या था, ए के पास था डोंकी, बी के पास क्या था, हॉर्स, है ना। अगर मान लो कि भाई ए को, ठीक है,
हॉर्स तो चाहिए, वो बी के पास गया, अगर बी को डोंकी नहीं चाहिए होता तो क्या वो ट्रांजैक्शन पूरी करता? बिल्कुल नहीं करता। वो बोलता भाई तेरे पास जो चीज़ है उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो हमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि जो इसको चाहिए वो इसके पास होना चाहिए, ठीक है, और जो इसके पास है उसकी जरूरत इसको हो, ताकि दोनों आपस में अपने गुड्स को और अपनी सर्विस को एक्सचेंज कर पाए। तो ये बहुत जरूरी एक पॉइंट था। तो इसी को बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि मतलब आप एक ऐसा पर्सन ढूंढते रहो, ठीक है, नहीं मिलेगा तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो पहली दिक्कत और सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या थी? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का लैक होने का मतलब क्या है कि भाई कॉमन वैल्यू नहीं है ना कोई भी। अब आजकल क्या होता है, कुछ चीजें सस्ती हैं, कुछ चीजें महंगी है, हमने हर एक गुड्स को, हर एक सर्विसेज को पैसे से डिसाइड कर रखा है, यानी कि प्राइस की फॉर्म में डिटरमाइन कर रखा है। तो हमें पता है कि भाई हमें कौन सी चीजें कंज्यूम करनी है, यानी कि पैसे की वैल्यू लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम हर एक गुड्स की, हर एक सर्विस की वर्थ को, कीमत को जानते हैं। लेकिन क्या यहाँ ऐसा पॉसिबल है क्या? अब ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू? क्योंकि अब अगर मान लो कि भाई ये हॉर्स है, हॉर्स क्या बोले कि भाई मेरे पास तो, अभी क्या बोले भाई मेरे पास तो जो हॉर्स है वो महंगा है, तेरा गधा तो बेकार है, और अगर तेरे को ऐसे गधे मेरे को देने हैं तो तेरे को 2 गधे देने पड़ेंगे, तभी मैं तेरे को अपना एक हॉर्स दूंगा, है ना। या फिर हम अगर पिछले वाले एग्जांपल की बात करें जहां पे गेहूं के बदले चावल को एक्सचेंज किया गया था, तो वहां पे जिसके पास चावल है तो वो ये तो बोल सकता है ना कि भाई एक काम करो, मैं तो भाई चावल महंगे हैं, मेरे तो बासमती के चावल हैं, आपको गेहूं 2 किलो देने होंगे तभी मैं चावल 1 किलो दूंगा। तो भाई कॉमन मेजर वैल्यू तो है ही नहीं। तो कई बार इस चीज की वजह से ट्रेड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते थे या फिर इनएफिशिएंसी आ जाती थी ट्रेड के अंदर। तो ये भी एक पॉइंट नुकसान हुआ, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज। तीसरा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मान लो कोई एक किसान है, उसके पास सिर्फ गेहूं है, तो उसे क्या जब भी कोई गुड्स, कोई भी सर्विस खरीदनी होगी तो क्या वो गेहूं को स्टोर करके रखे? हमेशा एक बड़ा सा गोदाम बनाया जहाँ गेहूं रखा हो, और कुछ भी खरीद जरूरत पड़े 2 किलो गेहूं लेके निकल के झोले में डाल के। कितना मुश्किल है ना। आजकल देखो कितना आसान है, पैसा लिया, ठीक है भाई, पैसे को लेके चले गए, मार्केट में गए, पैसे को होल्ड करना भी ईजी है, पैसे को संभालना भी आसान है, यानी कि स्टोर वैल्यू है पैसे की, हम उसे इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब यूं नहीं कि गेहूं की तरह, अब गेहूं रखेंगे तो भाई उस गेहूं को रखने की कॉस्ट भी आएगी, रेंट भी आ सकता है गोडाउन वगैरह का, पर क्या पैसे रखने कोई रेंट जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। बैंक में सेफ रखे हुए हैं, ठीक है, फिर घर में कैश रखा हुआ है इजीली, और आराम से कहीं पे लेके गए और कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस खरीद ली। लेकिन ये चीज यहाँ पे मुश्किल थी, क्योंकि इतनी बड़े अमाउंट को स्टोर करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है, और बार बार फिर ट्रांजेक्शन के लिए यूज करें तो ये और भी दिक्कत, ये और भी बड़ी दिक्कत थी। या फिर कई बार ये भी होता था कि भाई अनाज को रख तो लिया, अब कई बार कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, उस मान लो गोडाउन में कुछ आग वाग ही लग गई, मतलब 1000 तरीके थे उस चीज के नुकसान होने के। हाँ, कुछ तरीकों में पैसे भी नुकसान होते हैं, हो सकता है पैसे चोरी हो जाए, ठीक है, पर फिर भी अनाज वगैरह से पैसे को सेफ रखना ज्यादा आसान है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है 4th पॉइंट में, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। भाई वैल्यू ट्रांसफर करना कितना मुश्किल है। अगर मान लो किसी को हमें उधार देना हो, ठीक है, या फिर किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो, तो भाई हम उसको गेहूं देंगे। अब उसने हमारा कोई भी काम किया, गेहूं दे दिया जाके 4 किलो 5 किलो, गेहूं दे दिया 50 किलो, किसी और ने कोई और काम किया तो उसको चावल दे दिया कुछ, ठीक है। तो कितना मुश्किल होता है ट्रांसफर करना, और क्या उसको जरूरत ही ना हो उस चीज की। पैसे को तो कोई मना नहीं करता, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि भाई आपके पास जिस अमाउंट का नोट है आप उतने वर्थ की कोई भी चीज बाय कर सकते हो, है ना, उतने वर्थ की या फिर उससे कम की। तो ये चीज तो पैसे के साथ है। लेकिन भाई मान लो गुड्स के बदले किसी को गुड्स की फॉर्म में ट्रांसफर करे हो वैल्यू, तो क्या पता उसको उस चीज की नीड ही ना हो, मना कर दे लेने से, या फिर लेबल उसके किसी काम की ना हो। तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं जो ये जो बार्टर सिस्टम सोल्व नहीं कर पाता। उसमें से एक पॉइंट ये भी था, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट यानी कि किसी भी तरह की पेमेंट अगर फ्यूचर में करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। अब उस गेहूं को बचा के रखिए फ्यूचर के लिए कि भाई फ्यूचर में मुझे पेमेंट करनी है, ठीक है, किसी की बेटी की शादी होने वाली है, किसी बच्चे को कॉलेज में एडमिशन करवाना है, किसी की पढ़ाई पे खर्चा होगा, उसको फ्यूचर तो बचा के रखें उस पैसे को, भाई फ्यूचर में ये पैसा मेरे को काम आएगा, मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकता हूँ, किसी की शादी कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी तरह का खर्चा अगर फ्यूचर में करना है उसके लिए उस चीज को बचा के रखूँ। और क्या पता उसमें कीड़े लग जाए, खराब हो जाए वो, है ना। तो यही बोलते हैं यहाँ पे कि भाई बार्टर सिस्टम में ये चीज मुश्किल थी कि डेफर्ड पेमेंट किस प्रकार से होगी। तो ये 5 जो पॉइंट है क्या बने, लिमिटेशंस। ये शायद दिख नहीं रहा होगा लास्ट पॉइंट यही था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो आगे भी आएगा। देखो ये रहा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये वाला पॉइंट, ये भी
ठीक है। बाकी मैं आखिरी में कैमरा नीचे करके दिखा दूंगा आप लोगों को, बट ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है, जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ मनी। अब मनी के कंसेप्ट की बात करते हैं तो भाई हम सब जानते हैं कि मनी को कोई भी मना नहीं कर सकता गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, कि अगर आपको कोई गुड्स खरीदने हैं तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि जो भाई हम इस पैसे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। लोग करेंगे एक्सेप्ट कि भाई आप जहाँ भी नोट लेके जाओ लोगों को वो नोट लेना पड़ेगा। अगर आपको बस वो नोट जो है वो सही हालत में होना चाहिए, ये नहीं कि 2 टुकड़े कर दिए तब देने चले कि भाई से तो नोट लेने से मना कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर अमाउंट में नोट हो तो वो पर्सन आपको उतने वर्थ की गुड और सर्विस जरूर सेल करेगा। और नोट जो है वो बहुत जल्दी कोई भी मना नहीं करता जब तक वो रनिंग स्टेटस में है। हाँ, अब ऐसा हो गया कि भाई अभी हमने वो देखा था इंडिया के अंदर मोनेटाइजेशन, आप लेके चले गए पुराना 500 का नोट, पुराना 1000 का नोट, तो भाई वो मार्केट में नहीं चलाया जा सकता, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उसे बैन बंद कर दिया है, ठीक है। तो वही सेम चीज है। तो कंसेप्ट ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो मनी एज समथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर थिंग्स, ठीक है, जहाँ पे हम जो है मनी को इजीली एक्सेप्ट करते हैं किसी पेमेंट को लेके, किसी भी चीज़ की पेमेंट को लेके। वी बाय, चाहे हम बाय करें एज अ वे टू पे बैक, या फिर हमें अगर वापस भी करना है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं दैट वी, मतलब चाहे हमें बाय करना हो, चाहे हमें सेल करना हो, चाहे हमें किसी चीज़ की पेमेंट करनी हो, चाहे वो भले ही कोई गुड्स हो, सर्विसेज हो, ठीक है, चाहे हमें किसी को उधार देना हो, चाहे हमें किसी से उधार लेना हो, हम हर फॉर्म में मनी को एक्सेप्ट करते हैं। दिस इंक्लूड्स करेंसी, इसके अंदर करेंसी भी आती है, लाइक पेपर एंड कॉइन्स, पेपर भी और कॉइन्स भी, है ना। पेपर और कॉइन दोनों जो है वो करेंसी का पार्ट माना जाता है। इकोनॉमिस्ट डोंट जस्ट कंसीडर करेंसी एज अ मनी, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सिर्फ मनी को ही करेंसी नहीं मानते। दे ऑल्सो इंक्लूड लाइक चेक, चेक भी कितनी करेंसी होती है, और डिमांड डिपॉजिट। उम्मीद है आप सब लोगों ने चेक वर्ड जरूर सुना होगा। देखो चेक का मतलब क्या होता है, चेक का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे को बैंक के चक्कर लगाने पड़े या फिर कैश निकलवाना पड़े, फिर किसी पर्सन को पेमेंट करूं। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं उसे बोलूंगा कि भाई ये रहा मेरे अकाउंट का चेक, आप इसे बैंक में डिपॉजिट करके पैसे निकलवा सकते हो, है ना। तो एक तरह से ये भी क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट ही तो हो गया जिसको मैं ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज कर रहा हूँ। यानी कि आजकल पैसे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेपर मनी कॉइन्स, आजकल आप देखोगे तो आजकल हम बहुत सी चीजों में डील करते हैं, है ना। अब तो हम डिजिटल मनी यूज कर रहे हैं, अब तो हम जनरली नोट को यूज करते थे, क्यूआर स्कैन किया पेमेंट हो गई, है ना, यूपीआई नंबर डाला पेमेंट हो गई। तो और भी तरीके आ चुके हैं पेमेंट को करने के, सिर्फ हम पेपर को और कॉइन्स को ही करेंसी नहीं बोलेंगे। और कभी भी वेल्थ को भी हम सिर्फ पेपर करेंसी और कॉइन से नहीं काउंट करते। अभी थोड़ी ना कोई अमीर है तो उसके पास ज्यादा पेपर मनी मिलेगी, ज्यादा करेंसी मिलेगी। भाई वेल्थ का मतलब और भी चीजें होती हैं कि उसके पास रियल एस्टेट में कितने एसेट्स हैं, कितने स्टॉक्स हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, अदर चीजें भी देखी जाती है। क्योंकि कोई भी पर्सन बैंक में बहुत कम अमाउंट रखता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छे रिटर्न्स के लिए क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, या फिर स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन मार्केट हो सकता है। तो बहुत सी जगह लोग जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उस पैसे को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं वेल्थ में कैलकुलेट की जाती हैं, वेल्थ के अंदर आती है। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि किसी पर्सन के पास करेंसी ज्यादा है तो ज्यादा अमीर है, किसी के पास करेंसी कम है तो कम अमीर है, क्योंकि वहां पे हम बात करते हैं सीधा किसकी, वेल्थ की, उसने कितनी एसेट्स जनरेट कर रखी हैं। और कैश भी और जो करेंसी है वो भी एसेट का सिर्फ एक पार्ट ही माना जाता है। तो ये तो हमने बात की कंसेप्ट ऑफ मनी की, कि मनी होती क्या है। बाकी मैं बता चुका हूं कि मनी को हम सीधी सी बात एक बात में खत्म कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि सबसे ज्यादा हम इसे इसलिए यूज करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस खरीदनी हो तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी पे। देखो अभी ये यहाँ पे पॉइंट भी है। पहला पॉइंट क्या आता है, प्राइमरी फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हम इसको ले जाके कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस आराम से बेच या खरीद सकते हैं, यानी कि बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से। दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट, हम यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का, गुड का और सर्विस का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग,
है ना। जैसे यहाँ पे देखो, जब बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता है, तो हम पर्टिकुलर कोई भी यूनिट नहीं जानते थे जिसके जरिए हम दोनों को अच्छे से मेजर कर पाए, लेकिन पैसे के फॉर्म में हम जानते हैं। अब देखा होगा आपने, हर चीज, जो भी चीज हम, जो भी गुड्स, जो भी सर्विस हम इंजॉय करते हैं, ज्यादातर हम उसे प्राइस की फॉर्म में देख सकते हैं और हमें पता होता है कि हम उसके बदले में कितना प्राइस चार्ज, हमें इससे कितना प्राइस लिया जाएगा या फिर हमें कितना प्राइस पे करना है, तो इसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप इजी घर में जितना मर्जी कैश रख सकते हो, वैसे रखना नहीं चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स का छापा जब मर्जी पड़ सकता है, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू आ गया। जैसे अनाज रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन पैसे रखना इतना मुश्किल होता नहीं है, पैसे को हम इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, एक बड़ा अमाउंट हम कहीं पे भी लेके आराम से जा सकते हैं। अब वही देखो, अनाज में अगर हम कहीं पे एक कट्टा अनाज ले जाएं, उसके बदले में कुछ भी ना मिले बार्टर सिस्टम के अंदर, लेकिन वहीं पर अगर हम एक कट्टे में पैसे भर के ले जाएं, हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए। डिपेंड करता है नोट किस वैल्यू का है, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू मिल गई। इसके बाद बी पॉइंट क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। भाई अगर मुझे कोई पेमेंट फ्यूचर में करनी है तो उसके लिए मैं अपने पैसे को आराम से इन्वेस्ट करके छोड़ सकता हूँ कि भाई जब वो जरूरत पड़ेगी तब मैं उस पैसे को वहां से निकाल के क्या कर सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ। इनकी डेफर्ड पेमेंट में हम इजीली मनी की हेल्प ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, मतलब फ्यूचर में जिस भी तरह के एक्सपेंस हो या फिर अगर मुझे आज लोन लेना है तो मैं लोन भी ले सकता हूँ और बाद में आराम से उसकी किस्तें भर सकता हूँ, है ना, पैसे की फॉर्म में वापस कर सकता हूँ। यानी कि किसी भी तरह की अगर मुझे लोन चाहिए या फिर फ्यूचर पेमेंट करनी है तो मैं इस मेथड से कर सकता हूँ। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमें किसी को कुछ पैसे उधार देने ही है, चाहे गिफ्ट करना है कुछ अमाउंट, जैसे आजकल आपने देखा होगा अगर रिश्तेदार जाते हैं तो भाई वो कुछ नोट थमा के चले जाते हैं, है ना, जिसे मम्मी मना करती है स्टार्टिंग में तो कि बेटा बिल्कुल नहीं, हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों को पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मेहमान घर के बाहर गए तो मम्मी क्या बोलती है, अरे आप क्या करोगे इतने बड़े नोट का, है ना, क्या करेगा, गुम हो जाएंगे तेरे से। तो वही सेम चीज है कि भाई ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हम मनी की फॉर्म में ईजिली कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखा होगा ना, आजकल बच्चे भी चालाक हो गए हैं, बच्चों को पता है पेरेंट्स को यूपीआई पेमेंट यूज करना नहीं आता, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं कि आप ना क्यूआर पेमेंट कर देना, है ना, कि ताकि पेरेंट्स हमारे उस पैसे को यूज ही ना कर पाए। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। फिर हमारे पास जो तीसरा और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या आता है वो आता है कंटिजेंट फंक्शन। कंटिजेंट फंक्शन मतलब क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट। हम उधार पे पैसा घुमा सकते हैं इजीली, क्योंकि हम सब जानते हैं पैसे को लेके ही जो बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट करता है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है सिर्फ हमारे पैसों से। और उसको एक तरीका बहुत आसान है कि बैंक जो है ना एक रेट फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 15% रेट चल रहा है इस टाइम पे, कि जो भी पैसा मैंने बैंक में जमा करवाया, सपोज करो 1 लाख रुपए जमा करवाए, तो 15,000 रुपए तो बैंक अपने पास रखेगा, ताकि अगर कभी भी जरूरत पड़े, जिस पर्सन को कभी भी जरूरत पड़े वो डिमांड करे अपने पैसों की, तो उसे पैसा मिल जाए। क्योंकि बैंक को ही पता होता है कि भाई सारे पर्सन एक ही टाइम पे अपना सारा पैसा निकालने नहीं आएंगे, तो जिनको जरूरत है हम उनको दे देंगे। उसके लिए वो रिजर्व मेंटेन करते हैं, मान लेते हैं 15% का, और बाकी पैसा तो बच गया 85,000 रुपए, उसे लोन पे दे देते हैं जिसको जरूरत है। फिर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसमें से थोड़ा सा इंटरेस्ट का हिस्सा हमें मिल जाता है, क्योंकि आपने सबको पता है कि बैंक वाले कितना इंटरेस्ट लेते हैं, 20%, 22%, 24%, और क्रेडिट कार्ड हो तो 30%, 40%, 45%, ऐसे से भी लोन का इंटरेस्ट लेती है। लेकिन सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 2%, 3%, है ना, वो भी एनुअली बता रहा हूं मैं। तो उस सबको पता है क्या नुकसान होता है, ठीक है। हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते, यानी कि अगर एक पर्सन अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करता है ना, तब वो जाके इन्फ्लेशन को बीट करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो हर साल 6 से 8% से बढ़ जाती है। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट। इसके बाद जो बी पॉइंट आता है वो क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि जो वेल्थ है उसको हम मनी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि भाई किसके पास इनकम बहुत कम है, किसके पास इनकम बहुत ज़्यादा है, किसके पास वेल्थ बहुत कम है, किसके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हम जो है मनी की फॉर्म में निकाल सकते हैं। आज हमने देखा होगा पर कैपिटा, जीडीपी, सब कुछ हम मनी की फॉर्म में ही निकालते हैं। उम्मीद है आपको मनी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब समझते हैं मनी सप्लाई को। तो देखो, जैसे हम अदर गुड्स की डिमांड को डिस्कस करते हैं या फिर दूसरे गुड्स की, दूसरे सर्विस की डिमांड और सप्लाई को डिस्कस करते हैं, ऐसे ही मनी की डिमांड और सप्लाई भी होती है।
अब बात आती है कि भैया क्या मनी के लिए भी इक्विलिब्रियम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी गुड्स के डिमांड और सप्लाई केस में होता है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हुई तो वो भी इकोनॉमी में दिक्कत क्रिएट करते हैं, और अगर मनी की सप्लाई कम हुई तो भी दिक्कतें होंगी। एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं कि मनी की सप्लाई होने से, कम होने से और ज्यादा होने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। मनी सप्लाई का मतलब ये है कि कितना पैसा मार्केट के अंदर घूम रहा है। 1 मिनट वेट करना, फिर डिस्कस करता हूं आगे, ठीक है? बस 1 मिनट, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मनी सप्लाई का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रखा है, ठीक है, यानी कि जो भी पैसा बायर्स के पास है गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए, या फिर जो भी पैसा सेलर्स के पास है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो सारा पैसा जो भी मनी मार्केट में फ्लो करता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोल के चलते हैं। वैसे मनी सप्लाई में बहुत सी चीजें आती हैं जो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये समझते हैं कि अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज्यादा होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो भी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो है ना वो बहुत ही बेकार सिचुएशन बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि सबके पास पैसा होगा तो सब लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि जब भी सप्लाई से डिमांड बढ़ जाती है तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, चीजों के रेट महंगे हो जाते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं, कई बार लोग बोल भी देते हैं ना कि भाई जब हमारे पास अपनी RBI है, हमारे पास अपनी नोट छापने की मशीन है, तो हम सब लोगों को ज्यादा नोट छापे क्यों नहीं दे देते? लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे करने से क्या होगा कि डिमांड तो बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई उस लेवल पे नहीं बढ़ पाएगी, जिसकी वजह से हमेशा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। लेकिन एक सिचुएशन इसका उल्टा भी होता है। अब उल्टी सिचुएशन क्या होती है कि अगर मान लो मनी सप्लाई कम हो जाए, अब मनी सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है डिमांड करने के लिए, तो जो प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहे हैं वो उन्हें सस्ते में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा है ही नहीं कि वो उनके गुड्स को, उनकी सर्विसेज को अफोर्ड कर पाए, जिसकी वजह से होगा क्या कि डिफ्लेशन क्रिएट होगी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर मंदी की सिचुएशन आएगी, रिसेशन आ सकता है। तो ये दोनों सिचुएशन जो है ना हमें आमतौर पे देखने को मिलते हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो चाहे वो डिफ्लेशन हो। इसलिए RBI जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करती है मनी सप्लाई की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने समझा कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, और मनी सप्लाई की सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। तो मनी सप्लाई मींस ऑल द मनी दैट पीपल हैव इन एन इकोनॉमी एट वन स्पेसिफिक टाइम। मतलब जब हम किसी एक स्पेसिफिक या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एक इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास कितना पैसा मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोल के चलते हैं। चाहे वो पर्सन प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, जो भी पैसा एक स्पेसिफिक टाइम में एक इकोनॉमी के अंदर मौजूद होता है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। इट इज लाइक वी टेकिंग अ पिक्चर ऑफ हाउ मच मनी इज अवेलेबल राइट नाउ। इसमें हम ये देखते हैं कि कितना पैसा जो है ना करंटली मार्केट के अंदर फ्लो कर रहा है राइट नाउ, नॉट हाउ इट मूव्स अराउंड। मनी सप्लाई इंक्लूड द मनी रेगुलर पीपल एंड बिजनेसेस हैव। मनी सप्लाई में वो पैसा भी आता है जो लोगों के पास रेगुलर यूज के लिए है या फिर बिजनेसेस के पास रेगुलर यूज के लिए है। क्योंकि हम सब जानते हैं हम सब के अपने कुछ हर दिन के कुछ दैनिक खर्चे होते हैं, है ना, जिसके लिए हम अपने पास पैसा रखते हैं, कैश रखते हैं, बैंक में रखते हैं, UPI के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसे ही जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है डेली बेसिक पे। कुछ रॉ मटेरियल्स देने हैं, कुछ लोगों को वेजेस देने हैं, ठीक है। तो उन सब केसेस में एक प्रोड्यूसर भी आमतौर पर बहुत से खर्चे करता है, तो वो सब भी मनी सप्लाई के अंदर ही आते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द मनी द गवर्नमेंट और बैंक्स हैव। ध्यान रखना इसके अंदर वो पैसा नहीं आएगा जो या तो गवर्नमेंट के पास है या फिर बैंक के पास है, यानी कि वो पैसा जो गवर्नमेंट और बैंक के पास है वो यहाँ पे नहीं आता है। दिस हेल्प्स अस सी एग्जैक्टली हाउ मच मनी इज रेडी फॉर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। जो ये हमें समझाता है कि कितना पैसा बाय करने के लिए और सेल करने के लिए इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है। तो वो बना हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग मनी सप्लाई इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर। अब मनी सप्लाई समझना पॉलिसी मेकर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिस्ट के लिए भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मनी सप्लाई को समझ के ही पॉलिसीज को बनाया जाता है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं रिसर्च करते वक्त मनी सप्लाई के कंसेप्ट को यूज करते हैं कि इकोनॉमी फर्दर कैसी होने वाली है, ग्रो करने वाली है या फिर कम होने वाली है ग्रोथ, वो सब
डिस्कस करते हैं। तो पॉलिसी मेकर्स बिकॉज इट शोज हाउ मच मनी इज फ्लोटिंग अराउंड इन द इकोनॉमी, क्योंकि ये भी दिखाता है कि एक इकोनॉमी में कितना पैसा जो है वो बिखरा हुआ है, फिर कितना पैसा है। एंड हेल्प्स प्रिडिक्ट हाउ थिंग्स माइट चेंज, और इस चीज की सहायता से हम लोग जो है ना वो अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब होते हैं बेनिफिट्स किस चीज के, मनी सप्लाई के। ठीक है, मनी सप्लाई को देखने के क्यों मनी सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट है और मनी सप्लाई के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा कंसेप्ट मनी सप्लाई का। अब समझते हैं डिमांड डिपॉजिट। हम सब लोग ना बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट करवाते हैं। अब ये बात समझते हैं कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। देखो, हम लोग एक सेविंग अकाउंट हम सबके पास होता है, हम वहाँ पे अपने पास क्या रखते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं अपने, जिसके जरिए हमें जब भी जहाँ पे भी जोन सी ट्रांजेक्शन करनी है, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, हम आराम से कर सकते हैं, है ना। हम डेली बेसिक पे आजकल यूपीआई को बड़े लेवल पे यूज भी करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज भी करते हैं, लेकिन वो जब भी कर पाएंगे जब हमारे पास बैंक अकाउंट में क्या होगा, पैसा होगा, है ना। तो इसलिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि ये वो पैसा होता है तुमने बैंक में जमा करवा रखा होता है सिर्फ इस पर्पस के लिए कि जब भी हम बैंक में वो पैसा लेने जाएंगे हम वो पैसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जब मुझे मन कर रहा है मैं उस पैसे को खर्च कर सकता हूं, मुझे उसके लिए किसी भी बैंकर की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही चीज यहां पे है डिमांड डिपॉजिट। इट इज लाइक रेगुलर चेकिंग अकाउंट। ये एक रेगुलर चेकिंग अकाउंट होता है। पुट मनी इन एंड टेक इट आउट व्हेनेवर वांट, मतलब जब मुझे जरूरत है उसमें पैसा डाल दूंगा, जब मेरी इच्छा होगी, जब मेरा मन करेगा मैं उस पैसे को निकाल भी सकता हूं विदाउट टेलिंग द बैंक इन एडवांस। मुझे बैंक को एडवांस में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर मैं एक लिमिट को एक्सीड कर रहा हूं तो मुझे बैंक को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार ट्रांजेक्शन की भी होगी, जब हम एक बड़े अमाउंट का चेक इशू करते हैं तब हमें बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है, बैंक को बताना पड़ता है कि मैंने एक चेक इशू किया है, तभी बैंक जो है उस पेमेंट को करता है, वरना बैंक उस पेमेंट को नहीं करता है अगर सेविंग अकाउंट है तो। हाँ, अगर करंट अकाउंट है फिर तो फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज सुपर इजी एंड कन्वीनियंट। ये एक सुपर इजी और कन्वीनियंट मेथड है फॉर एवरीडे स्टफ, हर एक दिन की स्टफ लाइक बाइंग थिंग्स के लिए और पेइंग बिल्स, अगर मैं कुछ बिल वगैरह पे करनी है तो उस चीज के लिए। तो ये तो हो गया डिमांड डिपॉजिट। नाम ही है इसका डिमांड डिपॉजिट कि भाई ऐसा डिपॉजिट जब हमारी इच्छा होगी, जब हमारा मन करेगा हम उसकी डिमांड वापस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक होता है टाइम डिपॉजिट। और एक चीज और, डिमांड डिपॉजिट में हमेशा आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलेगा। जैसे कि हमने देखा भी होगा कि सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट जनरली 2-3-4% का ही रहता है। उसका एक मेन रीजन भी यही है। और मेन रीजन क्या है, क्योंकि हम इसमें से पैसा जब मर्जी निकाल सकते हैं। अब इसका उल्टा थोड़ा सा टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अपने अमाउंट को फिक्स कर दिया बैंक में। वो कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी। सपोज करो 6 महीने हो गए, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक की हमने एफडी करवा दी, तो बैंक उस पर हमें हायर इंटरेस्ट रेट पे करता है 7%, 8%, क्योंकि बैंक को पता है ये पैसा अब लॉक इन पीरियड के अंदर चला गया है। जो सेवर है या फिर जो इन्वेस्टर है या फिर जो डिपॉजिटर है वो इस पैसे को जल्दी से मार्केट मतलब जल्दी से बैंक से नहीं निकालेगा। तो उस चीज के लिए जो बैंक्स है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। और अगर कोई अपनी डिपॉजिट, आपने सुना अगर कोई अपनी एफडीज को तोड़ता भी है तो उस पर फाइन भी लगाया जाता है। इसे लोग एफडी को बहुत सोच समझ के करते हैं कि हमें वो पैसा एक लॉन्ग टर्म में यूज करना है, शॉर्ट टर्म में उस पैसे को यूज नहीं करना है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो स्पेशल सेविंग्स अकाउंट फॉर फिक्स्ड अमाउंट, एक स्पेशल सेविंग अकाउंट होता है एक फिक्स अमाउंट के लिए ऑफ टाइम मे बी अ फ्यू मंथ्स, जिसमें कुछ महीने भी हो सकते हैं और इवन ईयर्स, और कुछ साल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है हम एफडी किस टाइम पीरियड तक के लिए करवा रहे हैं। इसके बाद क्या आता है, कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक वही जहां पे हम अपना अकाउंट होते हैं। देखो दो ही तरह के बैंक होते हैं जनरली, एक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पर उसमें नॉर्मल लोग अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, वो होता है बैंकर्स गवर्नमेंट्स बैंक या फिर बैंकर्स बैंक बोलते हैं आरबीआई को। लेकिन जब बात करते हैं कमर्शियल बैंक की तो यहाँ पे हम सब अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो। अ कमर्शियल बैंक इज लाइक अ फाइनेंशियल हब। ये एक फाइनेंशियल हब होता है वेयर यू कीप योर मनी एंड सेफ एंड कैन डू वेरियस मनी रिलेटेड थिंग्स, जहाँ पे हम मनी से रिलेटेड हजारों तरह की चीजें, हजारों तरह की सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल से ऑनलाइन आया है तो चीजें और ज्यादा क्या हो गई, यूजफुल हो गई है। पैसा रखना सेफ भी है, पैसा आपका कभी गायब नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ साइबर क्राइम्स की वजह से उस पैसे को निकाला भी जा सकता है अगर लोग
अच्छे तरीके से उस पैसे को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो है ना। तो वही चीज़ है, कमर्शियल बैंक जो है ना वो वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है अपने पैसे को रखने का, क्योंकि यहाँ से चोरी भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, आपको तो बैंक को पे करना ही पड़ेगा, बैंक तो आपको पे करेगा ही वो पैसे, तो वही सेम चीज़ है। तो कमर्शियल बैंक एक अच्छा ऑप्शन बनता है यहाँ पे। अब इसके बाद अगली पेमेंट किस चीज़ की आती है, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, IPPB, बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज। अब जो पोस्ट ऑफिस है वो जनरली कहाँ पे होते हैं, रूरल एरियाज में, रूरल यानी कि जो गांव के इलाके होते हैं। गांव में बैंक इतने फेमस होते हैं जितनी पोस्ट सर्विसेज होती हैं। आप कभी भी अगर ग्रामीण इलाके में गए होंगे, आपको वहाँ पे बैंक्स नहीं मिलेंगे, ATMs बहुत कम मिलेंगे, लेकिन पोस्टल सर्विसेज जो है ना वो बहुत बड़े लेवल पर मिलेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डोर टू डोर सर्विस देते हैं गाँव के लोगों को, और गाँव के लोग जो है ना वो ज़्यादा कन्वीनियंट महसूस करते हैं वहाँ पे अपना पैसा जमा करवाने में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। तो ये कुछ तरीके होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं डेली लाइफ में। इसके बाद क्या आता है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं, इसके पहले ही बहुत सारे फंडामेंटल्स आए, लेकिन जो करंट में मनी सप्लाई मेजर करने के तरीके हैं वो ये हैं। क्या आपको M4 तक डिस्कस करना होगा। अब M4 तक क्या, M1, M2, M3 और M4। अब M4 क्या है, पहले समझते हैं M1 को। M1 में क्या है, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या है कि करेंसी विद पब्लिक, यानी लोगों के पास कितना पैसा करेंसी की फॉर्म में मौजूद है, तो उसको क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। फिर क्या होता है DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट, जिसकी बात मैंने यहाँ पे की थी कि भाई ऐसा कितना पैसा है जो बैंक में रखा है और जिसे लोग जब मर्जी चाहें डिपॉजिट मतलब निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट कर रखा है, जब मर्जी चाहे तो बैंक से डिमांड कर सकते हैं बिना बैंक में पहले ही बताए, जो हमने डिस्कस किया भी था अभी भी। फिर होता है OD यानी कि अदर डिपॉजिट विद RBI, जो बाकी डिपॉजिट हैं वो भी इसके अंदर क्या आते हैं। तो ये हो गया हमारा M1। तो ये हो गया हमारा M1 पार्ट खत्म। इसके बाद M2 में क्या आता है वो समझते हैं। देखो M2 में M1 की सारी चीजें रहेंगी। M2 में क्या रहेगा, M1 यानी कि तीनों चीजें, तीनों कंपोनेंट, CB यानी कि C यानी कि करेंसी विद पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट। इसके साथ क्या रहेगा, डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती है कि पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा रखा हुआ है, इसको बोलते हैं लिक्विड मनी। क्योंकि देखो हर एक एसेट लिक्विड जरूरी नहीं है, लिक्विडिटी डिपेंड करती है आपने पैसा कहाँ रखा है। जैसे कैश हाईली लिक्विड होता है, बैंक्स भी लिक्विड के अंदर आते हैं, क्योंकि जब मर्जी आप चाहो तो बैंक से पैसा निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट, वो भी चाहे तो लोग जब मर्जी पोस्ट ऑफिस में जाकर निकलवा सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, लिक्विड मनी की फॉर्म ही बोलते हैं। इसके बाद M3 में क्या आता है, M2 प्लस में टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या, वो पैसा जो बैंक्स में रखा तो है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, फॉर एग्जांपल एक FD करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, 5 साल के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट की एक पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन के लिए हमने उस पैसे को लॉक कर दिया है, उससे पहले हम उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। तो M2 प्लस में टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। इसके बाद क्या आता है M4 में क्या आता है, एक तो M3 यानी कि ऊपर के सारे कंपोनेंट आएंगे M4 के अंदर, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ऑल डिपॉजिट एक्सेप्ट NSC, इसको छोड़ के, ठीक है, हार्ड मनी इसको हम बोलते हैं। ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सारे जो पैसा आएगा ना वो सब इसके अंदर काउंट होगा। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं जिसके जरिए हम मनी सप्लाई को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब टॉपिक है क्या, एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि हमें समझना ही पड़ेगा कि कौन सी मेथोडोलॉजी को हम फॉलो करते हैं जब हम मनी सप्लाई को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये समझेंगे, ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, द न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स इंट्रोड्यूस 2 फंडामेंटल चेंजेस। जब नया मॉनेटरी एग्रीगेट इंट्रोड्यूस किया था RBI ने, उसके अकॉर्डिंग 2 चेंजेस लाए गए थे, उन 2 चेंजेस को डिस्कस करेंगे और फिर बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है मनी सप्लाई को कंप्यूट करते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं उसे सोल्व करने के लिए। अब यहां समझते हैं सबसे पहले, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बिगिन पब्लिशिंग अ न्यू सेट ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो जो RBI है उसने एक तरह से नया सेट लेके आई थी मॉनेटरी एग्रीगेट को कंप्यूट करने के लिए, सोल्व करने के लिए, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ 3rd वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई। क्योंकि यहाँ पे एक 3rd वर्किंग ग्रुप था मनी सप्लाई के ऊपर, उसने बताया था कि भाई कुछ चीजें जो है ना हमें और एक्स्ट्रा एड ऑन करनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे मनी सप्लाई को सोल्व करते वक्त।
अब यहाँ पे ये इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी, ये ध्यान रखना। एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन चेयर्ड बाय डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी इन जून 1998। ग्रुप सजेस्टेड कंपाइलेशन ऑफ 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स। यहाँ पे हमने ही डिस्कस किया था कि जो 4 है ना, 4 कंपाइलेशन हमें पढ़नी पड़ेगी, वो भी किसके लिए? मॉनेटरी एग्रीगेट्स के लिए। एंड 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। तो ध्यान रखना 4 मॉनेटरी एग्रीगेट और 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट हमें डिस्कस करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन बैलेंस शीट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। और ये किसके ऊपर बेस्ड था? जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसकी बैलेंस शीट बनती है। अकाउंट्स के बच्चों को आराम से पता होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, जहां पे हम सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज की बात करते हैं किसी भी फर्म को लेके। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पे मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही ये रूल जो है बनाए गए थे। एंड फॉलोइंग प्रोग्रेसिव लिक्विडिटी नॉर्म्स। द मॉनेटरी एग्रीगेट्स इंक्लूड M0, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी एग्रीगेट में ये चीजें थी, एक तो M0 था जिसको मॉनेटरी बेस बोलते हैं, M1 था जिसके अंदर नैरो मनी आती है, और M2 था जिसमें क्या आती है? M2 एंड M3, जिसको हम ब्रॉड मनी के कंसेप्ट के अंदर समझते हैं। वाइल द लिक्विडिटी एग्रीगेट, और कुछ लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी थे जैसे कि L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। इनकम्पासेस स्पेसिफिक फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को यहाँ पे दिखाते थे। एंड नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, और ऐसे ही फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो नॉन डिपॉजिटरी है, सच एज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनियां बोल सकते हो, है ना। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो ये सब ऐसी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करती है। इन एडिशन टू पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इसके अंदर हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी आता है। तो इन सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, या तो मनी एग्रीगेट्स में, यानी कि M0, M0, M1, M2, M3, ठीक है। ये हमारे हो गए कंसेप्ट। और इसके अलावा हमने किसके बारे में बात करी? लिक्विडिटी एग्रीगेट्स की, L1, L2, L3 की। तो ये बनाया गया था 1998 के अंदर। तो इस तरीके से जो है ना, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम मनी सप्लाई निकालते हैं। अब आगे समझते हैं। द न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स इंट्रोड्यूसेस 2 फंडामेंटल चेंजेस। अब यहाँ पे 2 चेंजेस आए। 2 अब इंपॉर्टेंट चेंजेस कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं कि मॉनेटरी एग्रीगेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से 2 फंडामेंटल चेंजेस आए थे। अब पहला क्या है? द न्यू वे ऑफ मेजरिंग मनी। अब मनी को मेजर करने के नए तरीके आ चुके थे इस एग्रीगेट्स के साथ, विच वाज सजेस्टेड टू मेक थिंग्स क्लियरर, ताकि चीजें जो है ना वो क्या होता है, काफी क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ सेपरेट्स, एक मिनट रुकना, मैं ना थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, उससे आपको दिखना रहा हो नीचे का एरिया। अब आप लोगों को इजीली दिख जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं आगे। द न्यू वे ऑफ मेजरिंग मनी विच वाज सजेस्टेड टू मेक थिंग्स क्लियर नाउ सेपरेट्स मनी फ्रॉम अदर फाइनेंशियल स्टफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई थी कि जो मनी है ना उसको बाकी फाइनेंशियल स्टफ से क्या किया जाए, दूर किया जाए। फर्स्ट डिपॉजिट मेड एट पोस्ट ऑफिस, भाई वो डिपॉजिट अलग से रखो जो पोस्ट ऑफिस के अंदर है। हम सब जानते हैं कि जो रूरल एरिया है, जो इंडिया का अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे जनरली लोग बैंकिंग सर्विस को यूज नहीं करते, वहाँ पे पोस्ट सर्विसेज को यूज करते हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस ज्यादा यूज किया जाता है रूरल एरिया में एज कंपेयर टू बैंकिंग सर्विसेज। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है ना सबसे पहले अर्बन सिटीज में आया था, और उनको समझना अर्बन लोगों के ही लिए ही पॉसिबल था। क्योंकि गांव ग्रामीण इलाकों में ना बैंकिंग सर्विसेज समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। लोगों को एटीएम से पैसे निकाले नहीं आते, या फिर कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी है ना वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के जरिए ही यूज करते थे। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस से जो पैसा है उसको सेपरेट करना आर नो लॉन्गर काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो पोस्ट ऑफिस जो भी पैसा है, जो भी डिपॉजिट है, उसको हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानेंगे। लाइक दे यूज टू बी इन मेजर्स लाइक M3, क्योंकि वो M3 और M4 में यूज किया जाता है, यानी कि M3 और M4 के मेजर में उसे यूज करते हैं। दिस चेंज मेक्स इट क्लियर व्हाट काउंट्स एज मनी। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि मनी में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो हमने एक चीज समझी यहाँ पे, जब हम इस एग्रीगेट की बात कर रहे थे तो इस एग्रीगेट में हमने 3 चीजों के बारे में बात करी। एक तो M1,
सॉरी M0, M1, M2 और M3 है ना। M4 को हमने थोड़ा सा हटा दिया था, ठीक है। और क्योंकि M3 और M4 जो है ना, दोनों बात करते हैं जनरली पोस्ट ऑफिस के बारे में, जिसको हम मनी सप्लाई से थोड़ा सा दूर रखते हैं। इसके बाद दूसरा मेजर चेंज क्या आया, देयर आर न्यू मेजर्स जैसे कि NM0, NM1 और NM3 एंड NM4 दैट फोकस ओनली ऑन मनी, जिसका सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर था, मनी के ऊपर था। दीज मेजर्स शो हाउ मच मनी इज अवेलेबल इन डिफरेंट वेज। ये सारे मेजर ये दिखाते हैं कि कितना पैसा अवेलेबल है मार्केट के अंदर डिफरेंट वेज, यानी कि डिफरेंट तरीके से। एडिशनली देयर आर न्यू मेजर्स, फिर कुछ नए मेजर्स भी आए कॉल्ड L1, L2 एंड L3, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी मेजर, चाहे वो हमारा L1 हो, चाहे वो हमारा L2 हो, चाहे वो हमारा L3 हो, दैट लुक एट हाउ इजीली मनी कैन बी टर्न्ड इनटू कैश, जहां पर हम ये समझते हैं कि कैसे हम मनी को आराम से कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज मेजर्स इंक्लूड सर्टेन फाइनेंशियल स्टफ। और ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी का मतलब भी यही होता है कि कितनी जल्दी हम किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसेट की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड होते हैं, जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा, सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा, वो हाईली लिक्विड होता है, आप उसे तुरंत चाहो तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत से पैसे ऐसे होते हैं जो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल एफडी में रखा हुआ पैसा, या फिर कुछ इंश्योरेंस भी, जब हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंश्योरेंस के अंदर, तो वहां पे भी एक लॉक इन पीरियड होता है कि आप उस टाइम पीरियड से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तो वही सेम चीज यहाँ पे ये है कि L1, L2, L3 वो लिक्विडिटी मेजर्स हैं जहां पे ये समझाता है कि कितनी जल्दी हम किसी पैसे को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। These measures include certain financial stuff, इसके अंदर कुछ फाइनेंशियल स्टफ भी आते हैं फ्रॉम कंपनीज के भी, दैट आर नॉट बैंक्स, पर वो बैंक्स नहीं है, एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। गोल ऑफ दीज चेंजेस इज टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। और ये चेंजेस इसलिए किए गए ताकि हम समझ पाए कि जो पैसा है वो काम किस तरीके से करता है, जो मनी है वो काम किस तरीके से करती है एक इकोनॉमी के अंदर, इन द इकोनॉमी, हेल्पिंग टू मेक बेटर डिसीजंस, ताकि हम अच्छे डिसीजंस ले पाए पॉलिसीज को लेके, एंड द इकोनॉमी एज अ होल, और इकोनॉमी को लेके। तो ये हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की कि भाई जो मनी सप्लाई है उसको मेजर करने के लिए आरबीआई ने कौन से स्टेप्स लिए थे, फिर जो भी चेंजेस किए गए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से दो चेंजेस आए उसकी वजह से। अब हम समझते हैं कि जो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे कि M0 हो गया, M0 हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, कंप्यूट कैसे करते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे आप फटाफट। वैसे तो मैं आप लोगों को इसको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका था कि M0 में कौन कौन सी चीजें आती हैं, M1 में कौन कौन सी चीजें आती हैं, M2 में कौन सी आती है, M3 में कौन सी आती है, और M4 में कौन सी आती है। फिर एक बार डिस्कस करते हैं वीकली कंपाइलेशन NM0, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज मॉनेटरी बेस। ये कहीं ना कहीं इंडिया की मॉनेटरी बेस को दिखाते हैं, जिसमें क्या देखते हैं, जिसमें देखते हैं सबसे पहले तो करेंसी सर्कुलेशन, यानी कितना पैसा सर्कुलेशन के अंदर है ना। मैंने आपको ये समझाया था कि NM0 में क्या आता है, करेंसी सर्कुलेशन कितनी है, कितना लोगों के पास करेंसी के फॉर्म में जो है पैसे हैं, मतलब कितने नोट हैं, कितनी कॉइंस हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं, करेंसी सर्कुलेशन कितनी है। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, इसका मतलब ये है कि कितना पैसा लोगों का बैंक में जमा है, यानी इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट कितनी है, ऐसा कितना पैसा है जो लोग अपनी सेविंग अकाउंट में रखते हैं ताकि जब भी उन्हें जरूरत पड़े वो उस पैसे को खर्च कर पाए, तो वो जरूरी है। तो बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, ये दोनों पार्ट किसके बनते हैं, NM0 के। इसके बाद क्या आता है, फॉर्मूला फॉर NM0। अब हमें सारे फॉर्मूले भी समझने पड़ेंगे। तो NM0 का फॉर्मूला कैसे आएगा, पहली बात तो आएगा इसमें करेंसी सर्कुलेशन, कितनी करेंसी सर्कुलेशन के अंदर है, कितना पैसा लोगों के पास है, या कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है, तो करेंसी सर्कुलेशन आती है। फिर बैंकर्स डिपॉजिट, बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और आरबीआई में अदर फॉर्म में कैसे डिपॉजिट है, क्योंकि देखो बैंकर डिपॉजिट में जनरली हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की, है ना। जैसे मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको पिछले टॉपिक में जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि M0 के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो हमने ये चीज डिस्कस की थी। एक तो C यानी करेंसी सर्कुलेशन, फिर DD डिमांड डिपॉजिट, फिर अदर डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में वो पैसा जो बैंक में रखा हुआ है, जो लोग जब मर्जी चाहे तो निकाल सकते हैं बिना बैंक से परमिशन दिए हुए। अदर डिपॉजिट भी तो होते हैं, बहुत सा पैसा ऐसा भी होता है जो लोगों ने
रखा होता है एक तरह से मान लो टाइम डिपॉजिट के तौर पे कि एफडीज करवा ली, तो आरबीआई के पास और भी तरीके से डिपॉजिट होते हैं, तो वो सब किसका पार्ट बनते हैं, अदर डिपॉजिट का। यानी कि डिमांड डिपॉजिट के अलावा जो भी पैसा बैंक्स में रखा गया है वो सब अदर डिपॉजिट के अंदर आता है, चाहे वो कोई इंश्योरेंस का पैसा हो, बैंक के साथ कोई इंश्योरेंस करवा रखा हो, बैंक के साथ कोई रिकरिंग अकाउंट खोल रखा हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिर करंट अकाउंट या फिर और भी अदर चीजें, वो सब किसका पार्ट बनते हैं, ओडी के अंदर। अब आता है हमारा NM1। अब NM1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या आता है, नैरो मनी। अब नैरो मनी में क्या आता है, NM1 इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक, मतलब भाई करेंसी सर्कुलेशन कितनी है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट DD कितना है बैंक्स के साथ, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। मतलब NM1 में ऊपर की सारी चीजें आएंगी, मतलब M0 की सारी चीजें आएंगी, कुछ एडिशनल चीजें भी आएंगी। वो एडिशनल क्या है, अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है, ये भी हमारा क्या बनेगा, NM1 का पार्ट बनेगा, इसको हम नैरो मनी ही बोलते हैं। इसके बाद NM2 देखते हैं, ये होता है ब्रॉड मनी। अब ब्रॉड मनी में क्या आया, NM2 पूरा ले लो इसके अंदर, NM2 एड्स टाइम लायबिलिटी पोर्शन, इसमें टाइम लायबिलिटी पोर्शन भी आता है, ठीक है, ऑफ सेविंग डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट भी आते हैं, एंड टाइम डिपॉजिट यानी कि FD भी इसका पार्ट बनते हैं, ठीक है, विद अ मैच्योरिटी विद इन अ ईयर। लेकिन ध्यान रखना उसकी मैच्योरिटी 1 साल के अंदर होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग FCNR, इसमें हम FCNR इंक्लूड नहीं करते हैं, FCNR बैंक डिपॉजिट टू NM1। तो ये सब चीजें किसकी बनती है, NM2 के अंदर आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं। अभी दो चीजों को डिस्कस करनी है, NM3 NM4, फिर मैं सब चीजों को कंपाइल कर दूंगा कि किसमें कौन सी चीज आती है और किसमें कौन सी चीज नहीं आती है। पहले आप लोग यहां तक को उतार लो, ठीक है, मैं पूरा ब्लैक वाला पोर्शन इरेज कर दूंगा, फिर कुछ और फॉर्मूले समझेंगे। एक तो हम समझेंगे NM3 के अंदर कौन सी चीजें आएंगी और एक समझेंगे NM4 के अंदर कौन सी चीजें आएंगी। पहले यहां तक का जिसको जो उतारना उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब आगे डिस्कस करते हैं। अब कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे जो हमें डिस्कस करने थे इस कंप्लीट कंसेप्ट के बाद, यानी कि अभी भी हमें कुछ फॉर्मूले और हैं जो डिस्कस करने हैं। हमने M2 तक तो डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे M3 और M4 को। तो पहले यहाँ पे समझते हैं दो चीजें और। एक तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, आप लोगों को याद हो, अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD, है ना, हमने ये CD डिस्कस किया था। अभी CD का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखो नाम क्या है इसका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि हमने कुछ ऐसा डिपॉजिट करवाया बैंक में, कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करवाया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो बैंक हमें ना एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CD बोलते हैं। अब बात है भैया, ऐसा तो हमने FD में भी सुन रखा है, तो FD और CD में डिफरेंस क्या होता है, तो हमें ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो FD में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट हम एक फिक्स टाइम पीरियड तक एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर देते हैं, जमा करवा लेते हैं, यानी कि FD के ऑलमोस्ट इंटरेस्ट जो है सेम रहते हैं। लेकिन CD के केस में ऐसा नहीं होता। जब भी हम एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेते हैं ना, यानी कि हम कोई डिपॉजिट करवा रहे हैं CD वाले केस में, तो इस केस में हम जो है अपना एक अमाउंट जितने लंबे टाइम पीरियड तक रखेंगे और जितना ज्यादा अमाउंट रखेंगे डिपॉजिट करके, उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर 2 पर्सन है, एक पर्सन A है मान लेते हैं, वो एक कम अमाउंट और एक कम टाइम पीरियड पे उसको जमा करता है, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। और एक दूसरा पर्सन है B, जिसने ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया, वो भी एक लंबे टाइम पीरियड तक, एक लॉन्ग टर्म तक, तो उसे क्या मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, हमारे पास यहाँ पे CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, वो क्या, इस वाले केस में कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन में, FD में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट, वो क्या है, FCNR। अब समझते हैं FCNR को। इसका मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो विदेश से इंडिया में आया हुआ है, ठीक है, उसको अपना अकाउंट यूज करना है, तो बिल्कुल अपना अकाउंट यूज कर सकता है। उसको तो अपनी कंट्री से पेमेंट मिली, सपोज करो कोई अमेरिका का बंदा इंडिया में आया, उसको पेमेंट मिली डॉलर्स में, उसने अपने बैंक में डॉलर रखे हैं, वो डॉलर की फॉर्म में ही अपने बैंक में उस पैसे को जमा करके रख सकता है, उसे कोई जरूरत नहीं है उस पैसे को कन्वर्ट करने की। तो इसको बोलते हैं FCNR, फॉरेन करेंसी फ्रॉम नॉन रेसिडेंट पर्सन। मतलब किसी की फॉरेन करेंसी आ रही है और वो उसी की फॉर्म में उसको रखना चाहता है अपने पास, वो उसे कन्वर्ट नहीं करवाना चाहता किसी दूसरी करेंसी के अंदर, है ना, तो वो चीज यहाँ पे आती है।
इसके बाद समझते हैं NM3 का फॉर्मूला। जब हम NM3 का फॉर्मूला समझेंगे तो हम सब जानते हैं, जैसे जैसे हम अगले स्टेप में जाते हैं फॉर्मूले के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने M0 पढ़ा, हमने M1 भी पढ़ा, हमने M2 पढ़ा, M3 पढ़ेंगे, M4 पढ़ेंगे। तो M0 जो है वो क्या है, बेसिक मनी का जो है फॉर्मूला है, मनी सप्लाई का फॉर्मूला है। तो जब भी हम एक स्टेप आगे पढ़ते हैं उसमें पिछला भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम M3 को पढ़ रहे हैं, NM3 को, तो उसमें NM2 तो रहेगा। एक चीज उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो क्या रहेगी वो समझते पहले, क्या क्या चीज एक्स्ट्रा रहेगी। एक तो रहेगा टाइम डिपॉजिट विद मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर, मतलब एक ऐसा टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, FD, यानी कि जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने एक अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट विद मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर। लेकिन जैसे हम बात करते हैं DD की, डिमांड डिपॉजिट की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो M0 है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस में DD प्लस में OD। लेकिन डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसको हम जब चाहे अपने बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन FD के केस में ऐसा नहीं कर सकते, वरना हमें फाइन पे करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे है, मैच्योरिटी ओवर टाइम ओवर 1 ईयर, एक्सक्लूडिंग, इसमें FCNR इंक्लूड नहीं किया जाएगा। FCNR बैंक डिपॉजिट यानी कि फॉरेन करेंसी, वो भी एक नॉन रेसिडेंट से, वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। फिर इसमें एक चीज और ऐड होती है, वो क्या, कॉल टर्म। और हाँ एक चीज और, जो ये टाइम डिपॉजिट है वो मैच्योरिटी से क्या होनी चाहिए, ओवर 1 ईयर, 1 साल के बाद होनी चाहिए उसकी मैच्योरिटी, यानी कि 1 साल से फालतू की FD होनी चाहिए। कॉल टर्म बोरोइंग बाय बैंकिंग सिस्टम। अब एक कॉल टर्म बोरोइंग क्या है वो समझते हैं पहले। तो देखो लिखा हुआ है कॉल बोरोइंग आल्सो नोन एज कॉल मनी, उसको हम कॉल मनी भी बोलते हैं। यानी कि एक आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लोन ले लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, तो वही चीज यहाँ पे है, डिनोट्स शॉर्ट टर्म लोन, इसको हम शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉल बोरोइंग या फिर कॉल मनी। यानी कि कोई जरूरत पड़ेगी जिसके हमने पैसा मंगाया, दैट मस्ट बी रिपेड इन फुल इमीडिएटली, इसको हम तुरंत पेमेंट कर देंगे, इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे, अपॉन डिमांड बाय लेंडर, अगर लेंडर ने उस पैसे की डिमांड की तो। अनलाइक ट्रेडिशनल लोन्स, अगर हम ट्रेडिशनल लोन को छोड़ दें, कॉल मनी डज नॉट हैव अ फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल और मैच्योरिटी डेट। तो जो कॉल मनी है उसके पास कोई भी फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल नहीं है, कोई भी फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल नहीं होता है, और मैच्योरिटी डेट भी यहाँ पे क्या होती है, नहीं होती है। क्योंकि ट्रेडिशनल लोन्स का मतलब है कि आपने एक अच्छे लंबे टाइम तक के लिए लोन दे दिया, ठीक है, तो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है कॉल बोरोइंग या फिर कॉल मनी, है ना। यहाँ पे शेड्यूल, टाइम शेड्यूल पहले ही फिक्स है। जनरली जो बाकी बैंक्स है ना, जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, वो भी कई बार RBI से पैसा उधार लेती है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं कि जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, यानी कि बैंक्स जो है वो क्या करती है, लोगों को पैसा उधार पे देती है, लोन पे देती है, तभी तो बैंक पैसा कमाती है। क्योंकि बैंक का कमाने का जरिया ये होता है कि उसने कितना पैसा लोन पे दिया, उसके बदले में क्या इंटरेस्ट चार्ज किया, वो तो हो गया बैंक का रेवेन्यू, माइनस में कितना पैसा उसने कंज्यूमर्स को दिया, यानी कि जो उस पैसे को इन्वेस्ट करे बैंक के अंदर, बैंक में रख रहे हैं उस पैसे को, तो वो डिफरेंस होता है ना, वो होता है बैंक की इनकम, तो उससे बैंक पैसा कमाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बैंक जो है ना पैसा उधार पे दे देता है एक पर्टिकुलर रेशियो में, यानी कि सपोज करो कि 100% डिपॉजिट हुआ, 90% बैंक ने उधार पे दे दिया और 10% अपने पास रिजर्व रख लिया, जो कोई पर्सन अगर अपना पैसा वापस लेने आया तो उसको पे कर देंगे उस 10% से। लेकिन मान लो कि कभी 10% कम पड़ जाए तो बैंक को भी लोन लेना पड़ता है, तो बैंक जाता है RBI के पास लोन लेने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लोन का ही पार्ट बनता है। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी। अच्छा हाँ, उससे पहले ये समझते हैं NM3 को। तो NM3 इज डिराइव्ड बाय एडिंग टू NM2। जब हम NM2 को तो रखेंगे ही अपने पास, उसमें ऐड करेंगे टाइम डिपॉजिट्स को विद मैच्योरिटी के साथ एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर से फालतू की होनी चाहिए वो FD, ऊपर समझाया था। एक्सक्लूडिंग FCNR बिल्कुल नहीं आएगा, FCNR बैंक डिपॉजिट हम इसका पार्ट नहीं मानते हैं। अलोंग विद कॉल टर्म बोरोइंग बाय द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट किसका, NM3 का। अब समझते हैं बाकी टॉपिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी एग्रीगेट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, L1 L2 L3। मैंने आप लोगों को इसमें यही समझाया था कि हम यहाँ पे जो है वो इतने ही मनी के फंक्शंस देखने वाले हैं, और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स हम डिस्कस करेंगे, यानी कि L1 L2 और L3। लिक्विडिटी एग्रीगेट का मतलब क्या है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें जल्दी से जल्दी कैश प्रोवाइड कर पाए, यानी कि जहां से मैं जल्दी से जल्दी अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकूं और यूज कर पाऊं। क्योंकि हर एक एसेट का लिक्विडिटी अलग अलग होती है, लिक्विडिटी सबकी अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट ही है, उसकी लिक्विडिटी अलग होती है, कुछ जमीनें बहुत जल्दी बिक जाती हैं, कुछ जमीनें बहुत जल्दी नहीं बिकती, है ना।
डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, है ना। कुछ एसेट्स जैसे फॉर एग्जांपल कुछ शेयर्स बहुत जल्दी बिक जाते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड कोई नहीं कर रहा होता और जब तक उसके बायर्स नहीं आएंगे तो सेलर सेल किसको करेगा। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, सबकी लिक्विडिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स की हम बात करते हैं L1, L2, L3 की, तो एक होता है हमारा मंथली कंपाइलेशन। अब इसमें क्या आता है, L1 आता है इंक्लूड्स NM3, इसमें NM3 आएगा मॉनेटरी मेजर अलॉन्ग विद पोस्टल डिपॉजिट, साथ में इसके क्या आएगा, पोस्टल डिपॉजिट, यानी कि वो पैसा जो रूरल एरियाज के लोगों ने पोस्ट ऑफिस में जमा करवा रखा है, ठीक है, वो पॉइंट भी इसके अंदर आएगा। पोस्टल डिपॉजिट सच एज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी आता है। इसके बाद बात करते हैं L2 की, ध्यान रखना L1 और L2 दोनों हम मंथली कंपाइलेशन के अंदर ही पढ़ते हैं। तो L2 में क्या आया, इट एड्स टू L1, इसमें हमारा L1 ऐड हो जाएगा मनी की टर्म्स के अंदर। बोरोइंग्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिमांड, इसके अंदर बोरोइंग्स, मनी बोरोइंग्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिमांड में जाएगा, एज वेल एज टर्म डिपॉजिट भी इसके अंदर आएगा फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल HDFC हो सकता है, HDFC बैंक, SBI, नाबार्ड, ये सब जरूरी है। अब आता है हमारा क्वार्टरली कंपाइलेशन। क्वार्टरली कंपाइलेशन में सिर्फ एक ही लिक्विडिटी एग्रीगेट आता है, वो होता है हमारा L3। अब इसमें क्या होता है, दिस एग्रीगेट कंप्राइजेस L2, इसमें हमारा L2 आएगा अलोंग विद पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि वो डिपॉजिट जो पब्लिक डिपॉजिट है हेल्ड विद द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो किसने रखा हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ऐसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करी होती। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस होता है, फाइनेंस कंपनी हो सकती है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है, NBFI बोलते हैं हम इसे, सच एज मुथूट फाइनेंस, जहाँ पे हम जनरली गोल्ड लोन वगैरह के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जनरली जो मुथूट है वो गोल्ड लोन के लिए ही फेमस है। बजाज फाइनेंस जो हमें अलग तरह से चीज़ों को फाइनेंस करके देता है, चाहे वो अलग अलग फर्नीचर्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, व्हीकल्स हों, तो बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड सिमिलर एंटाइटीज, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट बनते हैं, हमारे क्वार्टरली कंपाइलेशन का। तो उम्मीद है आपको लिक्विडिटी एग्रीगेट समझ में भी आ गया और आपको जो हमारा मनी एग्रीगेट है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, जहाँ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट और आखिरी टॉपिक, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है, खासकर पिछली वीडियो का आखिरी पार्ट जहाँ पे मैंने आपको सारी मनी की फॉर्म समझाई थी, चाहे वो M0 हो, M1 हो, M2 हो, M3 हो, M4 हो, और ये वाली वीडियो जहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले आपको समझाए हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। साथ में हमने एक चीज़ डिस्कस की, वो क्या, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, ठीक है। तो मनी एग्रीगेट, लिक्विडिटी एग्रीगेट सब कुछ फिनिश हो चुका है। अब जो हमें डिस्कस करना है कि मनी सप्लाई की इक्वेशन क्या होती है, दूसरा मनी सप्लाई को कौन कौन सी चीजें जो है ना उसके ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, ये हमें देखना है। आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होने वाला है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, मनी सप्लाई इक्वेशन एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, यानी कि मनी सप्लाई की इक्वेशन क्या होती है और मनी सप्लाई को कौन कौन सी चीजें जो है ना, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। पहले समझते हैं मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो मनी सप्लाई हम एक ऐसी स्टडी को बोलते हैं जो ये चेक करता है कि एक इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा सर्कुलेशन के अंदर है, यानी कितना पैसा बार बार घूम रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था कि मनी सप्लाई अगर ज्यादा होगी तो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर मनी सप्लाई कम होगी तो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है। यानी कि मनी सप्लाई भी एक बैलेंस अमाउंट में होना बहुत जरूरी है, ना ही तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है ना वो दिक्कतें क्रिएट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो अब बात करें भैया मनी सप्लाई को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। मेन 3 चीजें हैं। पहला सेंट्रल बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं इंडिया के अंदर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा इफेक्ट डालता है कमर्शियल बैंक, है ना, इनके जो बाकी बैंक जहाँ पे लोग के अपने अकाउंट्स होते हैं। तीसरा इंडिविजुअल बिहेवियर। ये 3 चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं मनी सप्लाई के ऊपर, और कैसे कैसे इंपैक्ट डालती हैं तीनों चीजें वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम इसी कंप्लीट वीडियो के अंदर। सबसे पहले समझते हैं हम मनी सप्लाई की इक्वेशन को और उसके डिटरमिनेंट्स को। तो मनी सप्लाई इक्वेशन इज अ क्रूशियल टूल, ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मच मनी सर्कुलेट्स। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि कितना पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन में होता है इन एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन अ सेट मॉनेटरी बेस, जो भी मॉनेटरी बेस सेट कर रखा है उसके हिसाब से।
इसके बाद इट शोज हाउ चेंजेस इन फैक्टर, ये भी दिखाता है कि अगर किसी फैक्टर में चेंज आया, लाइक सेंट्रल बैंक पॉलिसी, मतलब सेंट्रल बैंक ने यानी कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज किया तो उसके हिसाब से मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, कमर्शियल बैंक ने अगर अपनी पॉलिसीज में या फिर अपने बिहेवियर में कुछ चेंज किया उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है। और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तो ये सारी चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। बाय कैप्चरिंग द रिलेशनशिप, जब हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द मॉनेटरी बेस एंड द रिजल्टिंग मनी सप्लाई, दिस इक्वेशन हेल्प्स एनालाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो इक्वेशन है ना ये हमारी हेल्प करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने में या फिर मनी सप्लाई को समझने में। अब इक्वेशन है क्या, इक्वेशन है m इक्वल्स टू CD प्लस 1 CD प्लस पाई प्लस ED इंटू MB। अब बात है सब चीजें होती क्या है वो सब चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। वेयर m हमारा क्या हो गया, मनी मल्टीप्लायर, ये m क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर जितना ज्यादा होगा मनी सप्लाई उतनी ज्यादा होगी, मनी मल्टीप्लायर जितना कम होगा मनी सप्लाई उतनी ही कम होगी। यानी कि मनी मल्टीप्लायर का मनी सप्लाई से एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। इसके बाद CD क्या होता है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, कि करेंसी का डिपॉजिट रेशियो कितना है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो यानी कितनी करेंसी है और उसमें से डिपॉजिट कितना क्या आता है, तो CD दिखाता है करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो। पाई हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। आप सबको पता है इस बात का कि जो बैंक है, बैंक में बड़ा पैसा जमा करते हैं लेकिन बैंक उस पैसे में से कुछ ही पैसा अपने पास एज अ रिजर्व रखता है, बाकी सब पैसे को वो लोन पे डालता है ताकि बैंक भी इनकम जनरेट कर पाए। ठीक है, तो वो जो पैसा अपने पास रिजर्व में रखता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व रेशियो, जो कि जनरली आरबीआई डिटरमाइन करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि भाई आपको इतना पैसा कम से कम रिजर्व में रखना ही है कि अगर एक पर्सन अपने पैसे को निकालना चाहे तो उस पैसे को निकाल पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो पाई हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। इसके बाद हमारे पास ED क्या होता है, एक्सेस रिजर्व रेशियो, कितना पैसा एक्सेस में रखा हुआ है बैंक ने अपने पास कि कल को अगर कोई दिक्कतें आई बैंक के अंदर तो हम उस पैसे से यूज करके उस दिक्कत को सोल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है हमारा, MB क्या होता है, मॉनेटरी बेस्ड। तो ये हमारे पास अलग अलग डिटरमिनेंट्स हैं इस इक्वेशन के अंदर जो कहीं ना कहीं मनी मल्टीप्लायर पे इंपैक्ट डालते हैं। तो ये तो हो गई मनी मल्टीप्लायर की छोटी सी इक्वेशन और उसके अलग अलग डिटरमिनेंट्स। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब अगला पॉइंट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मनी सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। मेनली 3 तो मैं बात कर चुका था, पर यहाँ पे हमने 4 चीजें देखनी है। एक तो पहला करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, जो किसके पास होता है, पब्लिक के पास, यानी कि पब्लिक के पास कितनी करेंसी मौजूद है और उसमें से कितना पैसा वो बैंक में रखना पसंद करते हैं। ठीक है, और क्यों वो सारा पैसा बैंक में नहीं रखते हैं, सब कुछ देखेंगे हम इस टॉपिक में। तो पहला इंपैक्ट आता है करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो की वजह से, जिसका इंपैक्ट किसकी वजह से होता है, पब्लिक की वजह से, यानी कि पब्लिक की वजह से ये चीज इंपैक्ट में आती है। दूसरा एक्सेस रिजर्व रेशियो। अब एक्सेस रिजर्व रेशियो यानी कि जो पैसा बैंक अपने पास एक्स्ट्रा में रखता है कि अगर कभी पब्लिक ने जरूरत से ज्यादा डिमांड कर ली पैसों की तो हम उस रिजर्व को यूज करके उस पैसे को पे कर पाएंगे। तो ये हो गया एक्सेस रिजर्व रेशियो जो होता है कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करती है। तीसरा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है कि भाई आरबीआई ने एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स परसेंटेज डिटरमाइन कर दिया कि भाई ये तो आपको निश्चित ही अपने पास रखना है। सपोज करते हैं कि किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए जमा करवाए और आरबीआई ने क्या बोला, आपको 10% कम से कम अपने पास रखना ही होगा, यानी कि 1 लाख का 10% 10,000 रुपए आपको अपने पास रखना होगा। अब बाकी 90,000 रुपए लोन पे डाल सकते हो। तो सेंट्रल बैंक आरबीआई रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को मेंटेन करती है। इसके बाद मॉनेटरी बेस्ड जो भी पॉलिसी वगैरह होती है वो सब किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक आरबीआई ही इन चीजों को डिटरमाइन करता है। तो ये तो हो गए वो फैक्टर्स। अब समझते हैं ये फैक्टर किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पहला पॉइंट समझते हैं। अब इसमें पॉइंट क्या आता है हमारे पास, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मनी सप्लाई। ऐसे फैक्टर जो मनी सप्लाई को अफेक्ट तो करते हैं, इन्फ्लुएंस तो करते हैं फ्रॉम पब्लिक पर्सपेक्टिव, यानी कि पब्लिक के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जिसमें से पहला पॉइंट क्या आता है, इनकम। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं इनकम की। सपोज करो इनकम बढ़ गई, अब इनकम बढ़ेगी तो होगा क्या, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब बात है भैया हम कैसे मान ले आपकी बात, इनकम बढ़ने से मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी, समझते हैं इस चीज को। एक रूल होता है कि ना जनरली कंज्यूमर जिस रेट से
इनकम बढ़ती है उस रेट से कंजप्शन को नहीं बढ़ाता, है ना। हम सब जानते हैं कि कंज्यूमर की इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है। जब इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा पैसा कंजप्शन की तरफ ना लगा के सेविंग की तरफ लगाना शुरू कर देगा। अब सेविंग करने के लिए अपने पैसों को रखे है कहाँ? बैंक्स में, क्योंकि अब उसके पास एक्सेस कैश आ रहा है। और हम सब जानते हैं कि जनरली लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भाई कैश जो है ना वो घर में रखना सेफ नहीं होता, तो लोग अपने पैसे को बैंक में जमा करवा जाते हैं, है ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बैंक के पास पैसा ज़्यादा आएगा। अब जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो बैंक उस पैसे को लोन पे लगा सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं बैंक का मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी इनकम किसी कंज्यूमर की बढ़ती है, किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है, तो होता क्या है, जो हमारा करेंसी टू डिजायर्ड रेशियो है ना वो बढ़ जाता है। वो बढ़ने की वजह से मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाता है, बैंक में ज़्यादा पैसा जमा होता है, तो बैंक उस पैसे को लोन पे लगा देती है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये होता है एक रीज़न कि इनकम बढ़ने की वजह से मनी सप्लाई क्या करती है? राइज करती है। अब बात है दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन चेकेबल डिपॉजिट। अब बात है कि भैया इंटरेस्ट ऑन चेकेबल डिपॉजिट का मतलब क्या है कि हमने जो भी वहां पे डिपॉजिट करवा रखा है उस पे इंटरेस्ट कैसा मिल रहा है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। सपोज करो एज अ कंज्यूमर, ठीक है, एज इनकम जनरेटर मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है अपने उस अमाउंट को जो मैंने बैंक में रखा हुआ है, तो क्या मैं पैसे को कैश की फॉर्म में रखना पसंद करूंगा? मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कैश हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन की वजह से डेप्रिशिएट होता रहेगा टाइम के हिसाब से, लेकिन जो पैसा बैंक में रखा हुआ है और अगर बैंक मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो वो बैंक में रखने में फायदा है, क्योंकि वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी मेरी, जिस पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा ब्याज का पैसा मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन चेकेबल डिपॉजिट, कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से मैं क्या करूंगा? बैंक में पैसा रखूंगा अपना, तो कहीं ना कहीं फिर से वही बात, करेंसी टू डिजायर्ड रेशियो क्या होगा? राइज करेगा, बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा, बैंक उसे लोन पे लगाएगी, जिससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा और मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो हम एक चीज और कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का और मनी सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं आपको नीचे इसका उल्टा भी समझाऊंगा, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें जनरल पब्लिक की, जो अपना पैसा बैंक में रखती है, तो वो इंटरेस्ट की वजह से ज्यादा बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाएंगी और ज्यादा डिपॉजिट की वजह से मनी सप्लाई जो क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक फेलियर। अब इसका और मनी सप्लाई का उल्टा रिलेशन होता है। अगर मान लो कि जनरली लोगों को लगता है कि भाई ये बैंक जो है वो क्या होने वाला है? फेल होने वाला है, फिर बैंक जो है फ्यूचर में फेल हो सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम फेल हो सकता है। तो ऐसे केसेस में होता पता है क्या है? जो लोग हैं ना वो अपना पैसा बैंक में रखना पसंद नहीं करते, और जब वो बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें डर लगेगा बैंक में पैसा रखने से, तो होगा क्या? बैंक के पास पैसा नहीं आएगा, मनी मल्टीप्लायर गिर जाएगा, मनी सप्लाई भी गिर जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर प्रोबेबिलिटी है बैंक के फेलियर की, ऐसे केसेस में एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है मनी सप्लाई के ऊपर, मनी सप्लाई कम हो जाती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है? इलीगल एक्टिविटी। भाई जो भी इलीगल एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो हैं वो चीज़ें इलीगल करते हैं, और इलीगल एक्टिविटी हमेशा कैश में की जाती है, वो कभी भी बैंक से नहीं होती है, क्योंकि जनरली लोगों को पता होता है कि भाई बैंक की हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के खाते में है, तो जिस चीज़ की वजह से वो लोग बैंक से कभी भी कोई भी वाइट काम और कोई भी ब्लैक काम नहीं करते हैं। जनरली आपने देखा होगा, चाहे वो ड्रग्स वगैरह हो, ड्रग्स का काम हो, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी लेने जाते हो तो कुछ पैसा ही आपको कैश देना होता है, बाकी सारा पैसा आपको कुछ पैसा ही बैंक से देना होता है, बाकी सारा पैसा जो है ना वो सब क्या आता है? कैश में आता है। यानी कि बाकी सारी डील, इलीगल डील हमेशा कैश में ही की जाती है, यानी कि ब्लैक मनी की फॉर्म में ही की जाती है। तो इलीगल एक्टिविटी अगर हो रही है इकोनॉमी में ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा जमा नहीं हो रहा है, लोग अपने पास कैश रख रहे हैं ताकि वो इलीगल एक्टिविटी कर पाएं, जिसकी वजह से होगा क्या? मनी सप्लाई फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, है ना। जैसे कई बार होता भी है कि कई बार लोगों का जो है ना, जो भी बिजनेस वगैरह होता है वो जनरली लोग कैश में करना पसंद करते हैं। कैश में क्यों करना पसंद करते हैं? ताकि बैंक में पैसा जमा ना हो, बैंक में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ना हो, और बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो गवर्नमेंट को हिसाब नहीं देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? उनका पैसा टैक्स से बचाया जा सकता है, और वो एक तरह से ब्लैक मनी की तरह ही ट्रीट किया जाता है।
तो तीसरे केस में भी मनी सप्लाई गिरी थी, इलीगल एक्टिविटी केस में मनी सप्लाई गिर गई। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, फीस ऑन चेकेबल डिपॉजिट। कई बार क्या होता है, बैंक जो है ना वो डिपॉजिट के ऊपर या फिर अपनी सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस काटता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग ज़्यादा परेशान होते हैं बैंक से। तो वो करते क्या है, वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन कैश में करना पसंद करते हैं, बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट नहीं करते, ताकि वो इन फालतू के चार्जेस से खुद को बचा पाएँ। जिसकी वजह से होता क्या है, फिर से वही बात कि बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं होगा, मनी सप्लाई और जो मनी मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर फीस ज़्यादा है चेकेबल डिपॉजिट पे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर बैंक ना के बराबर चार्जेस काट रहा है तो क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर लोग जो है वो बैंक में इजीली पैसे जमा करवाएंगे। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मनी सप्लाई फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स पर्सपेक्टिव, कि कमर्शियल बैंक कैसे अलग तरीके से मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट डालता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है। द बैंकिंग सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द मनी सप्लाई, जो बैंकिंग सिस्टम है वही मनी सप्लाई को क्या करती है, अफेक्ट करती है थ्रू एडजस्टमेंट इन एक्सेस रिजर्व रेशियो। अगर वो एडजस्टमेंट करती है एक्सेस रिजर्व रेशियो में, तो देखो क्या होता है कि कई बार बैंक को लगता है कि भाई ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने पैसे का डिमांड करेंगे, तो वैसे तो आरबीआई ने पहले से एक रेट डिटरमाइन कर रखा होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, है ना। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जब डिटरमाइन कर रखा होता है आरबीआई ने, तो होता क्या है, वो तो मैंडेटरी है बैंकों के लिए मेंटेन करना, उतना तो बैंक को मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बैंकों को ये लगता है कि भाई लोग जो है कई बार ज़्यादा पैसा मांगने ना आ जाए और हमारे पास वो पैसा ना हो, तो ऐसे केसेस में लोगों का भरोसा बैंक पे से उठ सकता है। तो जिसकी वजह से बैंक क्या करता है, अपना एक एक्सेस रिजर्व रेशियो भी मेंटेन रखता है। अगर बैंकों को लग रहा है कि लोग मनी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो वो एक्सेस रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करती है बैंक, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम होती है। यानी कि अब वो बैंक जो है वो अपने पास जो पैसा आ रहा है डिपॉजिट में, उसका ज़्यादातर पैसा एक्सेस रिजर्व रेशियो में यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से होगा क्या, वो कम से कम पैसा उधार पे दे रही है, और जिसका कारण क्या बनेगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये एक तरीका होता है मनी सप्लाई कम करने का। लेकिन अगर बैंक एक्सेस रिजर्व रेशियो को मेंटेन नहीं कर रही या फिर कम मेंटेन कर रही है, कम अमाउंट मेंटेन कर रही है उसके अंदर, तो ऐसे केसेस में बैंक जो है वो ज़्यादा पैसा लोगों को लोन पे दे सकती है, जिसकी वजह से होगा क्या, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा बड़े लेवल पे होगा, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगी, तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हायर एक्सेस रिजर्व रेशियो, देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर एक हायर एक्सेस रिजर्व रेशियो है, लिमिट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, तो कहीं ना कहीं जो अवेलेबिलिटी है लोन की वो क्या होती है, कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है, देयर बाय डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई, तो क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। कन्वर्सली अगर हम इसका उल्टा देखें, अ लोअर एक्सेस रिजर्व रेशियो, अगर एक एक्सेस रिजर्व रेशियो कम है, एक्सपेंड्स मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई को यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है एज मोर फंड्स बिकम अवेलेबल फॉर लैंडिंग, क्योंकि ज़्यादा फंड जो है वो लैंडिंग के लिए मौजूद है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्सेस रिजर्व रेशियो। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सेस रिजर्व रेशियो को, एंड कंसिक्वेंटली इम्पैक्टिंग मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई को भी इम्पैक्ट करते हैं। पहला क्या आता है इसमें, रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल्स। ठीक है, तो ये वो फैक्टर है जो कहीं ना कहीं एक्सेस रिजर्व रेशियो को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और कंसिक्वेंटली मनी सप्लाई को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल्स। इसका मतलब क्या है कि भाई बैंक्स को लग रहा है कि जो भी डिपॉजिट है उसके ऊपर विड्रॉल्स बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो हो क्या सकता है इस केस में, तो जो बैंक है वो ज़्यादा एक्सेस रिजर्व रेशियो मेंटेन करता है। अब जब बैंक रिजर्व रेशियो में ज़्यादा पैसा रखेगा तो बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगी, तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या आता है, मार्केट इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जब हम बात करते हैं मार्केट इंटरेस्ट ऑन लोन्स की, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है लोन के ऊपर। इस बात का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि मार्केट इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब मार्केट इंटरेस्ट ज़्यादा है, इस बात का मतलब ये है कि बैंक अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को लोन पे लगाएगा, क्योंकि बैंक को लग रहा है अरे भाई साहब क्या मार्केट में क्या ज़बरदस्त इंटरेस्ट रेट आई है, और अगर हम इस टाइम अपने पैसे को लोन पे लगा देते हैं तो हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो बैंक करता क्या है, अपने एक्सेस रिजर्व रेशियो को भी लोन देने के लिए, लोन
लोन का अमाउंट लोन देने के लिए लगा देती है, जिसकी वजह से होता क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट करती है, ज़्यादा इनकम जनरेट करती है और मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब लोगों को लोन मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे उल्टा ये भी होता है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादातर लोग लोन लेना पसंद ही नहीं करते, अगर हम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो। क्योंकि पब्लिक लोन कब लेगी, जब लोन लेना सस्ता पड़ेगा, लोन इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है, और लोन की कॉस्ट भी क्या है, कम आएगी। क्योंकि अगर लोन पे ब्याज ज़्यादा महंगा मिलेगा तो लोग लोन लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो एक डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, जो समझदार हैं। हाँ, मजबूरी के केस में बात अलग हो जाती है, लेकिन ऐसे केसेस में बैंक तो लोन देना पसंद करेगा, लेकिन पब्लिक लोन लेना पसंद नहीं करती। लेकिन फिर भी जो बैंक है वो अपने एक्सेस रिजर्व को खाली करती है इस केस में, तो मनी सप्लाई इस केस में बढ़ जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड रिजर्व। अब ये चीज देखो, कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है जो आरबीआई ने डिटरमाइन कर रखा है, उससे बैंक जो है ना अपने खर्चे को फुलफिल नहीं कर पाता, लोगों को पैसा नहीं दे पाता, तो बैंक को एक फंड, कई बार ना फंड बोरो करना पड़ता है। कई बार आरबीआई से ही फंड बोरो करती है, तो भाई अगर बैंक भी पैसा उधार लेती है तो बैंक को भी ब्याज का करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर बैंक को ब्याज देना पड़ेगा तो इस बात का मतलब क्या है कि बैंक का ज़्यादातर पैसा जो बैंक खुद कमा रही है लोन के जरिए, वो ज़्यादातर ब्याज देने में चला गया, तो बैंक करती क्या है, वो खुद का एक्सेस रिजर्व रेशियो मेंटेन करना शुरू कर देती है, ताकि बैंक को किसी दूसरे बैंक को या फिर आरबीआई को ब्याज ना देना पड़े। तो वही चीज यहाँ पे है कि इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड रिजर्व, कि अगर बोरोड रिजर्व पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बैंक अपना खुद का पैसा ही एक्सेस रिजर्व में मेंटेन करना पसंद करती है, ताकि किसी और से उधार ना लेना पड़े, जिसकी वजह से हुआ क्या, फिर से एक्सेस रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मनी सप्लाई फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स पर्सपेक्टिव, कि सेंट्रल बैंक के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कैसे वो मनी सप्लाई को चेंज करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मॉनेटरी बेस, इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते थे। आप लोगों ने अगर कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ सीरीज पढ़ी होंगी, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा फिजिकल पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो आरबीआई है, जो हमारी गवर्नमेंट का बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को बदलने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मनी सप्लाई कम चल रही है इकोनॉमी के अंदर, तो भाई जब मनी सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिफ्लेशन आना शुरू होता है। तो गवर्नमेंट करती क्या है, वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों के लिए लोन लेना क्या होगा, इजी हो जाएगा, यानी कि सस्ते में लोन अवेलेबल होगा, कम कॉस्ट जाएगी, तो लोग लोन लेंगे और उस लोन के पैसे से क्या करेंगे, अपने खर्चों को पूरा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हमने मॉनेटरी बेस में क्या समझा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं पे अगर गवर्नमेंट को या फिर आरबीआई को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में ऑलरेडी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो ऐसे केसेस में आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, ताकि लोगों को लोन लेना महंगा पड़े, लोग लोन लेना बंद कर दे, तो मनी सप्लाई क्या आ जाएगी, अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ये हो गया मॉनेटरी बेस। दूसरा होता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कम है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का मनी सप्लाई से उल्टा रिलेशन है। अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कम है तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो मनी सप्लाई कम होगी। कैसे कम और ज्यादा होगी समझते हैं एक बार। मान लेते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 10% है, तो सपोज करो किसी ने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाई, तो बैंक सिर्फ 10,000 रुपए अपने रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में रखेगी और बाकी 90,000 रुपए को लोन में दे सकती है ना। तो यानी कि मनी सप्लाई ज्यादा अमाउंट से बढ़ेगी, क्योंकि बैंक 90,000 रुपए लोगों को लोन में बांट रही है। लेकिन वहीं पे आरबीआई रोल में आई, आरबीआई क्या बोली कि हम तो भाई रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 20% रखेंगे, तो भाई 1 लाख का 20% तो 20,000 रुपए होता है, तो अब सिर्फ 80,000 रुपए बच रहे हैं बैंक्स के पास, जो लोन पे बैंक दे सकती है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कम है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो उल्टा रिलेशन होता है मनी सप्लाई में और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में। उम्मीद है आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया है और यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है फिनिश। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।